हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एसएसबी मास्टर क्लास। तो आज के इस लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ईवीएस सिलेबस का हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज पोल्यूशन। तो पोल्यूशन में अगर आप अपना सिलेबस देखोगे तो आपके सिलेबस में बेसिकली 3 टाइप्स के पोल्यूशन दिए गए हैं। वन इज एयर पोल्यूशन, सेकंड इज वाटर पोल्यूशन एंड थर्ड इज नॉइज पोल्यूशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आउटलाइन कि हम इस लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं। सब कुछ देख लेते हैं। पहली बात हम डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन में, देखेंगे हम इंपॉर्टेंट एयर पोल्यूटेंट जो है, जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, कॉजेज क्या रहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स, जो इनके सोर्सेज क्या रहते हैं, और ह्यूमन हेल्थ पे इनका क्या इम्पैक्ट रहता है, इन्वायरमेंट पे इनका क्या इम्पैक्ट रहता है, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हम इन पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कौन से जो मेथड्स हैं, कौन से मेजर्स हम लेते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ने कौन से एक्ट्स पास किए हैं बेसिकली एयर पोल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए, या अगर हम देखेंगे डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ग्लोबली और नेशन वाइड टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन, वो हम देख लेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नैम प्रोग्राम है, नैम पी प्रोग्राम है। ठीक है, इसी तरह नॉक्स दूसरा एक प्रोग्राम है, वो हम इसमें देख लेंगे। अच्छा, एयर जो एक्ट है, एयर एक्ट 1981, उसको हम डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। तो इसी तरह हम पूरा डिटेल तरीके से एयर पोल्यूशन को इसमें कवर करेंगे। वाटर पोल्यूशन में हम देख लेंगे कि वाटर पोल्यूटेंट्स, इंपॉर्टेंट वाटर पोल्यूटेंट्स जो हमारे वाटर को पोल्यूट करते हैं, वाटर पोल्यूशन के हम काजेज देख लेंगे। वाटर पोल्यूशन जो है क्या इम्पैक्ट डालता है हमारी लाइफ पे, ह्यूमन लाइफ पे, वो हम देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वाटर पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल और कर्ब कर सकते हैं, कौन से एक्ट्स हैं, जैसे वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974, इसी तरह वाटर पोल्यूशन सेस एक्ट जो आया है 1977, ये दो हम डिस्कस कर लेंगे। इसमें डिफरेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, या कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम इसमें देख लेंगे। इसी तरह नॉइज़ पोल्यूशन में जो है बेसिकली नॉइज़ पोल्यूटेंट्स हम देख लेंगे, कॉजेज और इफेक्ट्स यहाँ पर देख लेंगे, और कैसे हम नॉइज़ को मिटिगेट करने के लिए जो है बेसिकली डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, वो हम देख लेंगे। WHO की लिमिट्स हम देख लेंगे, WHO ने कौन से लिमिट्स सेट किए हैं साउंड इंटेंसिटी के डिफरेंट प्लेसेस पे। ठीक है, इसी तरह जो नॉइज़ रूल्स बेसिकली 2000 के नॉइज़ रूल्स है, जो यहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन को रेगुलेट करता है इंडिया में, इसको हम अच्छे से देख लेंगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इसमें देख लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस लेक्चर की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट बाय दिस सिंपल क्वेश्चन। इट्स बेसिकली अ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। हम एयर पोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। आप क्या करोगे, आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे सबसे पहले। यू आंसर दिस क्वेश्चन, तो उसके बाद हम इसकी डिटेल में जाएंगे। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एयर पोल्यूशन। सबसे पहला स्टेटमेंट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज CO, इज कंसिडर्ड एज द एयर पोल्यूटेंट बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ हेमोग्लोबिन. Lichens are the bioindicators of air pollution. Second statement, sulfur dioxide is indicated, sulfur dioxide pollution is indicated by lichens. Carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, lead, these are the primary pollutants. तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट जो बेसिकली हैं, ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आई होप यू हैव आंसर द क्वेश्चन। पहले खुद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, अच्छा हम बेसिक पे आते हैं कि जो हमारा एयर पोल्यूशन है, इसके बेसिक्स हम समझ लेते हैं। ठीक, फिर हम वापस क्वेश्चन पे आएंगे। अच्छा, एयर पोल्यूशन होता क्या है? एयर पोल्यूशन इज बेसिकली एनी अनडिजायरेबल चेंज, ऐसी चेंज जो हम नहीं चाहते हैं कि एयर के कंपोजिशन में हो, ऐसी चेंज जो हम नहीं चाहते हैं इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर। ठीक है, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर है, फिजिकल कंपोजिशन ऑफ एयर में, केमिकल कंपोजिशन ऑफ एयर या बायोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर है, उनमें कोई भी चेंज हो, ऐसी चेंज जो हम नहीं चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। अच्छा, फिजिकल क्या चेंज हो सकती है? फॉर एग्जांपल डस्ट पार्टिकल्स ऐड हो गई, ठीक है, ऐश पार्टिकल्स ऐड हो गई, वाटर ड्रॉपलेट्स ऐड हो गए। ठीक है, ये फिजिकली हम ऐड हो गए एटमॉस्फेयर में, तो ये फिजिकल पोल्यूशन हो गया। इसी तरह केमिकल पोल्यूशन जब हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल O3 बनता है, ठीक है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बनता है बाय केमिकल रिएक्शन, तो इट इज एक्चुअली सेकेंडरी पोल्यूटेंट हमारे एटमॉस्फेयर का। तो यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन ही बिगड़ गया हमारे एटमॉस्फेयर में, तो इट इज बेसिकली केमिकल पोल्यूशन, इट इज केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे चेंज होगी। सिमिलरली जब हम कहते हैं बायोलॉजिकल, फॉर एग्जांपल वायरस जो होती हैं, ठीक है, या फॉर एग्जांपल हम कहते हैं डिफरेंट बैक्टीरिया जो होते हैं जिनसे एयरबॉर्न डिजीज बेसिकली स्प्रेड होती हैं, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में इनकी प्रेजेंस होती है। तो बायोलॉजिकल बेसिकली कंपोजिशन जो है इनसे बिगड़ जाता है जब ये बायोलॉजिकल बींग्स एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली चाहे फिजिकल चेंज हो, चाहे केमिकल चेंज हो, चाहे बायोलॉजिकल चेंज हो, अनडिजायरेबल चेंज हो, तो उसको हम कहेंगे एयर पोल्यूशन। ठीक है, ये चीज आई होप आप यहाँ से समझ गए होंगे। तो इसी तरह हम कहते हैं कि देखो जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बेसिकली, सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है
एयर पोल्यूटेंट्स की क्लासिफिकेशन से मैं वो आपको कहूंगा कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो एयर पोल्यूटेंट्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं, सबसे पहली क्लासिफिकेशन आती है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑकरेंस, कि एयर पोल्यूशन किस फॉर्म में ऑकर कर रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, सॉरी जो एयर पोल्यूटेंट है वो हमारे एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में ऑकर कर रहा है, उसकी बेस पे वी हैव प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ठीक है, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स ऑन द फॉर्म ऑफ ऑकरेंस। इसी तरह ऑरिजिन, सोर्स क्या है पोल्यूटेंट का, इस बेस पे वी हैव नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूटेंट्स। इसी तरह क्वांटिटी के बेस पे वी हैव क्वालिटेटिव एंड वी हैव क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स। ठीक है, अच्छा प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हम देख लेते हैं। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं एटमॉस्फेयर में जो डायरेक्टली इमिट हो जाते हैं, जो डायरेक्टली इमिट हो जाते हैं सोर्स से और हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। ठीक है, सोर्स से डायरेक्टली इमिट होकर एटमॉस्फेयर में जो भी पोल्यूटेंट आएगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट। जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी से धुआं निकलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड इट एंटर्स डायरेक्टली, यहाँ पर देख लो कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्टली एंटर्स इनटू आवर एटमॉस्फेयर। सिमिलरली नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स, ठीक, डिफरेंट फैक्ट्रीज से, या कोल हम बर्न करते हैं, सल्फर रिच कोल, वहाँ पर सल्फर ऑक्साइड डायरेक्टली एंटर्स इनटू आवर एटमॉस्फेयर। लेड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दीज पोल्यूटेंट्स डायरेक्टली एंटर इनटू आवर एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सोर्स, तो इनको हम बोलते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। ठीक, सेकेंडरी बेसिकली क्या होता है, जब ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स रिएक्ट करके, जब ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो हैं ये रिएक्ट करेंगे, ठीक है, रिएक्ट करेंगे एटमॉस्फेयर में और तीसरा एक नया प्रोडक्ट बनेगा, वो एज अ पोल्यूटेंट बनेगा तीसरा प्रोडक्ट, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट बेसिकली प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की रिएक्शन से बनता है, ये पहले ही नहीं बना होता है बल्कि रिएक्ट होके बनता है फिर एटमॉस्फेयर में। फॉर एग्जांपल ओजोन जैसे बनता है। ठीक है, सबसे बेस्ट इसकी एग्जांपल है सेकेंडरी पोल्यूटेंट की, दैट इज ये वाली रिएक्शन जो यहां पर मैंने लिखी है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये बेसिकली मिलकर जो है पैन, दैट इज पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, और O3, इसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ये बैड ओजोन होता है, ये ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन प्रेजेंट होता है वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज बेसिकली गुड ओजोन विच प्रोटेक्ट्स आवर अर्थ फ्रॉम यूवी रेज। ठीक है, तो ये मैं ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक, ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके पैन और O3 बनाता है। तो यहाँ पर ये दो तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं, इन्होंने रिएक्ट करके ये दो चीजें बनाई, ये दो क्या है, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है, पैन और O3। ठीक, तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। इसी तरह ऑरिजिन की बेस पे, सोर्स की बेस पे हमारे पास नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक, नेचुरल वो होते हैं जिनका सोर्स नेचुरल हो। फॉर एग्जांपल वॉल्केनिक एक्टिविटीज से जो इमिट होते हैं पोल्यूटेंट्स, दोज आर नेचुरल। फॉर एग्जांपल वॉल्केनिक एक्टिविटी हो गई कहीं पर सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज हुआ, ठीक है, डिफरेंट गैसेज रिलीज हुई, दीज आर बेसिकली नेचुरल पोल्यूटेंट्स। इसी तरह स्वैम्पी एरिया से, ऐसे हमने क्लाइमेट चेंज वाले वीडियो में पढ़ा, फॉर एग्जांपल मीथेन यहाँ से रिलीज होते हैं, सो दिस इज व्हाट, दिस इज नेचुरल पोल्यूटेंट। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन जैसे ये सारे के सारे जो है नेचुरल पोल्यूटेंट्स हैं। तो इसी तरह एंथ्रोपोजेनिक जो ह्यूमन मेड पोल्यूटेंट्स हैं, जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, दोज आर टर्म्ड एज एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूटेंट्स। फॉर एग्जांपल हम माइनिंग से जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स से जो भी पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, एंथ्रोपोजेनिक में। जैसे फॉर एग्जांपल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से इमिट होता है। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर एग्जांपल, ठीक, ये सारे के सारे, और मैक्सिमम आप याद रखना जो मैक्सिमम पोल्यूटेंट्स हैं, पोल्यूशन है, वो एंथ्रोपोजेनिक ही है, वो ह्यूमन मेड पोल्यूटेंट्स ही है। ठीक है, तो नेचुरल कंट्रीब्यूशन कम है, एंथ्रोपोजेनिक सबसे ज्यादा है। अच्छा, क्वांटिटी के बेस पे वी हैव क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पोल्यूशंस। ठीक, क्वालिटेटिव मतलब डज नॉट ऑकर इन नेचर, जो पहले ही नेचर में नहीं है, मतलब उनकी प्रेजेंस नेचर में नहीं है, हम उनको ऐड करते हैं नेचर में। ठीक है, वी ऐड देम इन नेचर, बट एंथ्रोपोजेनिकली वी ऐड देम इनटू द नेचर, तो वो नहीं होते हैं। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज से जिनको हम नेचर में ऐड करते हैं, जिनको हम एटमॉस्फेयर में ऐड करते हैं, दोज आर क्वालिटेटिव। अच्छा, क्वांटिटेटिव वो होते हैं, वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो नेचर में तो होते हैं, जो एटमॉस्फेयर में तो होते हैं, बट वो पोल्यूटेंट तब बनता है जब वो एक थ्रेश होल्ड, याद रखना, जब वो एक थ्रेश होल्ड पास करता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड एक हद तक तो ठीक है, टू सर्टेन लिमिट इट इज सेफ इन एटमॉस्फेयर, एक लिमिट जब ये क्रॉस करेगा तो ये पोल्यूटेंट कहलाएगा। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, टू सर्टेन लिमिट जो है इट इज बेसिकली जो कंपोजिशन है इन द एयर, दैट इज कंप्लीटली सेफ, बट जब ये सर्टेन लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट जो क्रॉस करेगा तब इट विल बी टर्म्ड एज अ पोल्यूटेंट। ठीक, इनको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स, जिनको हम क्वांटिटी की बेस पे कहेंगे कि पोल्यूटेंट है कि नहीं है। ठीक, तो ये बेसिकली एक यहाँ पर मैंने आपको दिया ओवरव्यू की जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, इनको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, डिफरेंट बेसिस पे कैसे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। ठीक, आई होप ये यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा।
तो अब हम प्राइमरी पोल्यूटेंट जो हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जानना, ठीक। और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पोल्यूटेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट, तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो सबसे प्राइमरी पोल्यूटेंट, पहला प्राइमरी पोल्यूटेंट जो हम पढ़ेंगे दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम CO से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये रिलीज होता है इनकम्प्लीट कंबस्टन से। जब कंबस्टन कंप्लीट नहीं होती है तो वहां से जो धुआं, जहां पर आप धुआं देखते हो, जो धुआं जहां से निकलता है, तो वहां पर आप मेक श्योर ये चीज याद रखें, वहां पर रिलीज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, इनकम्प्लीट कंबस्टन। अच्छा, ये डैमेज क्या करता है, ये बेसिकली आप सबको पता होगा, हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन से ये बेसिकली कंबाइन होके क्या एक केमिकल बनाता है दैट इज कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। इससे क्या होता है, इससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो ब्लड की होती है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं एस्फिक्सिएशन, ठीक। अच्छा, ये आप सब ने पढ़ा होगा, ठीक। अच्छा, इसी तरह जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो बेसिकली वोलेटाइल मतलब जो इवापोरेशन जिनकी इजीली हो जाती है, ठीक, इवापोरेशन जिनकी इजीली हो जाती है, इनको हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल होता है, जो पेट्रोल वेपर्स होते हैं वो जल्दी इवापोरेट हो जाते हैं, ठीक है, इवापोरेट हो जाते हैं, तो ये बेसिकली क्या है, हाइड्रोकार्बन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह जो पेंट थिनर्स आपने देखे होंगे वो भी आराम से जो है इवापोरेट हो जाते हैं, दैट इज ऑल्सो बेसिकली नथिंग बट ए वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। अच्छा, दो आपको इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें क्वेश्चन पूछता है। एक है PAH दैट इज पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक, ये भी इनकम्प्लीट कंबस्टन से ही बनता है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इनकम्प्लीट कंबस्टन से ही रिलीज होता है ये वाला हाइड्रोकार्बन। तो इससे क्या होता है, इससे इरिटेशन कॉज होती है, लंग डैमेज कॉज हो सकता है, तो ये बात आप ध्यान रखना है। इसी तरह मीथेन, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, एक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी फार्मूला जो है दैट इज CH4। ये पैडी फील्ड्स, एग्रीकल्चर जो पैडी फील्ड्स है वहां से रिलीज होता है, हम क्लाइमेट चेंज वाले वीडियो में देख चुके हैं। अच्छा, ये क्या करता है, ये ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए इट विल कॉज ग्लोबल वार्मिंग, तो इसका ये इंपैक्ट रहता है, ठीक है। हम अभी देख रहे हैं कि पोल्यूटेंट्स जो है उनका क्या इफेक्ट रहता है, क्या इंपैक्ट रहता है हमारी ह्यूमन लाइफ पे, तो हमारे इन्वायरमेंट पे, वो चीज हम देख लेते हैं, ठीक। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट है आपके पास दैट इज सल्फर ऑक्साइड, ठीक। सल्फर ऑक्साइड जो होते हैं बेसिकली, ये सल्फर ऑक्साइड सबसे पहली चीज क्या करते हैं, क्लाइमेट वाले वीडियो में हमने पढ़ा, ये वाटर के साथ कंबाइन होके, वाटर वेपर्स के साथ एटमॉस्फेयर में कंबाइन होके ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, ठीक। सल्फ्यूरिक एसिड बना के ये बेसिकली फिर नीचे आके एसिड रेन कॉज करते हैं, ठीक है, एसिड रेन कॉज करते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जो लाइकन्स होते हैं, ठीक है, लाइकन्स जो होते हैं, लाइकन क्या होता है बेसिकली, लाइकन इज बेसिकली सिम्बायोटिक रिलेशन। जब फंगस और एल्गे जो होता है, जब इस सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं उनको हम बोलते हैं लाइकन्स, ठीक। ये लाइकन्स होते हैं बायो इंडिकेटर ऑफ सल्फर पोल्यूशन, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है इनका पोल्यूशन अगर आपको देखना है एटमॉस्फेयर में कि SO2 जो है, SO2 की जो कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर में कितना है, उसका इंडिकेटर लाइकनस है। क्यों, जो ये लाइकनस है बेसिकली दे आर वेरी सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब अगर ये लाइकनस ज्यादा होंगे, ठीक है, पहली चीज आप याद रखो, जो सल्फर डाइऑक्साइड है अगर ये ज्यादा होगा एटमॉस्फेयर में तो ये लाइकन जो है ये कम, वहां पर इनकी प्रेजेंस कम होगी। क्यों, क्योंकि ये सेंसिटिव है, ये मर जाते हैं, जितना सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा उतना लाइकन्स कम, ये सल्फर डाइऑक्साइड से मर जाते हैं। तो हम लाइकन्स की प्रेजेंस से भी पता कर सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस कितनी है एटमॉस्फेयर में, ओके। सो दैट इज व्हाई वी से लाइकन्स आर बायो इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन, या ओवरऑल हम कहते हैं कि लाइकन्स आर द इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो अभी तक हमने तीन देख लिए, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज्ड बाय इनकम्प्लीट कंबस्शन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये भी इनकम्प्लीट कंबस्शन से ही रिलीज होते हैं। इसी तरह हमने सल्फर ऑक्साइड्स देखे, ये बेसिकली जो सल्फ्यूरिक एसिड बना के एसिड रेन कॉज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्टिकुलेट मैटर, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टिकुलेट मैटर कुछ नहीं होता है, सिंपली जो सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स जो होते हैं, जो एयर में जिनकी प्रेजेंस होती है उनको हम बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर। जैसे फॉर एग्जांपल ऐश है, ठीक है, जैसे पोलन्स हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स हो गए, ये पार्टिकुलेट मैटर है। इनके दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है सेटलेबल पार्टिकुलेट मैटर, सेकंड इज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सेटलेबल पार्टिकल मैटर उसको बोलते हैं जो सेटल होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एटमॉस्फेयर में एयर है, ये एयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाएंगे, ठीक है, इनको बोलेंगे सेटलेबल पार्टिकुलेट मैटर। जो छोटे छोटे हैं वो हवा में ही सस्पेंडेड रह जाएंगे, ठीक, तो उनको बोलेंगे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक। बस यही है, ये सेटलेबल बड़े बड़े और छोटे छोटे क्या है, सस्पेंडेड है। अच्छा, सेटलेबल की अगर टेक्निकल डेफिनेशन देखेंगे तो सेटलेबल वो होते हैं, ये बड़े होते हैं तो जिनका डायमीटर क्या होता है मोर देन 10 माइक्रोमीटर, ठीक।
उनको हम जनरली किस कैटेगरी में रखते हैं, सेटलेबल पार्टिकुलेट मैटर। ये एयर में परसिस्ट करते हैं फॉर लेस देन 1 डे, मतलब बहुत कम समय तक जो है ये एयर में परसिस्ट करते हैं। इसी तरह जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है, इनका डायमीटर रहता है लेस देन 10 माइक्रोमीटर, और ये एयर में सस्पेंडेड रहते हैं फॉर वीक्स तक, ये सस्पेंडेड रहते हैं। अच्छा, ये जो बेसिकली यहाँ पर दो है जो मैंने लिखे हैं, ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, जैसे PM2.5 और PM10, ये दोनों के दोनों हैं फेमस सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हैं। एंड ये 2.5 वाला जो है ये इंडिकेट करता है इसका डायमीटर, ठीक, इसका डायमीटर मतलब पार्टिकुलेट मैटर जिसका डायमीटर 2.5 है, पार्टिकुलेट मैटर जिसका डायमीटर 10 है। तो जो 2.5 वाला है ये इतना छोटा होता है, जब हम इनहेल करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं तो सीधे हमारे लंग्स में जाता है, ठीक है, इनहेल करके सीधे लंग्स में जाता है, तो इवन की ये ब्लड स्ट्रीम में भी एंटर कर सकता है, क्योंकि बहुत छोटा है। जितना छोटा पार्टिकुलेट मैटर उतना हमारे लिए डेंजरस, क्योंकि उतना हम उसको इनहेल करने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं, ठीक। इसी तरह जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, हमने सल्फर ऑक्साइड्स देख ली। अब जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, ये इनसे क्या होता है बेसिकली, सबसे पहली चीज़ ये लंग अडीमा कॉज करते हैं, ठीक है, एक डिजीज है बेसिकली। जब फ्लूइड कलेक्ट होता है, फ्लूइड कलेक्ट होता है हमारे लंग्स में, उसको हम बोलते हैं उस डिजीज को लंग अडीमा, ठीक। तो इससे फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स वगैरह स्टार्ट होती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जो है ये कम किससे होती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड से। इसी तरह हमारे पास है फॉर एग्जांपल जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इससे हार्ट डिजीजेज, लिवर डिजीजेज और किडनी भी डैमेज हो सकती हैं। तो इसी तरह आप याद रखना, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है जब ये वाटर के साथ मिक्स होके ये नाइट्रिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स होकर नाइट्रिक एसिड बनाता है, और ये फिर बाद में इट बिकम्स द कॉज फॉर व्हाट, फॉर एसिड रेन, ठीक। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के लिए कि ये फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं हाइड्रोकार्बन्स के साथ मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर रिएक्शन है, इसको समझो। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो रिलीज होते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज से, कार्स से, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स वगैरह से, ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिक्स होके, जो हमने अभी बात की, ठीक है, ये इनके साथ मिक्स होके पैन और O3 दैट इज ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बनाते हैं, ठीक। ये जो पैन प्लस O3 है जो हमने देखा पीछे भी, इसको हम मिलके बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। दिस इज नथिंग बट फोटोकेमिकल स्मॉग। अच्छा, यहां पर आपने देख लिया फोटोकेमिकल स्मॉग किससे बना, ये बना नाइट्रोजन ऑक्साइड की हेल्प से ही। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड आल्सो बिकम्स द कॉज फॉर फोटोकेमिकल स्मॉग, जो बहुत दिक्कतें क्रिएट करता है। ये बेसिकली हम आगे देखेंगे फोटोकेमिकल स्मॉग क्या दिक्कतें पेश करता है। तो इसी तरह आप याद रखना हाइड्रोजन सल्फाइड दैट इज H2S, ये ऑयल रिफाइनरीज वगैरह से रिलीज होता है, ओड ट्रीटमेंट प्लांट से रिलीज होता है। अच्छा, करता क्या है ये हाइड्रोजन सल्फाइड, एक तो आई और थ्रोट इरिटेशन आप याद रखना, मेन आप इसमें ये याद रखना कि ये पेंट की डीकलराइजेशन करता है, जो मेटल हो या पेंट्स हो उनकी डीकलराइजेशन करता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक यहां से क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि टोबैको स्मोक जो है, टोबैको स्मोक, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में, थोड़ा ख्याल रखिएगा कि ये होता है ये इट इज ए कम्प्लेक्स मिक्स, ये बहुत सी चीजों का मिक्स है टोबैको स्मोक। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टोबैको स्मोक, ठीक। तो इसका कंपोजिशन आप याद रखना, एक टोबैको स्मोक में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, और पोलोनियम 210 होता है। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कार्सिनोजेनिक होते हैं। मोस्टली रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होते हैं सारा का सारा ये कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग, ठीक, ये कैंसर कॉजिंग पोल्यूटेंट है, ठीक। अच्छा, टोबैको स्मोक दैट इज व्हाई टोबैको स्मोक बिकम्स वेरी डेंजरस, ओके। तो यहां से हमने क्या देख लिया अभी तक, हमने प्राइमरी पोल्यूटेंट जो एयर पोल्यूटेंट से इंपॉर्टेंट वो कवर कर लिए। उसमें क्या क्या हमने देख लिया, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड, VOCs, सल्फर डाइऑक्साइड, हमने पार्टिकुलेट मैटर देख लिए, सेटलेबल एंड सस्पेंडेड, हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कवर किए, हमने हाइड्रोजन सल्फाइड देख लिया, और हमने टोबैको स्मोक देख लिया। ये 7 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जहां पर हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कवर करेंगे, ठीक। अच्छा, वापस पहले शायद हमने आंसर नहीं किया क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज एयर पोल्यूटेंट बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ हीमोग्लोबिन। देख लिया हमने कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बेसिकली हमारे ब्लड स्ट्रीम में हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होके ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की रिड्यूस करता है, ओके। इट इज कार्बन मोनो, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्फिक्सिएशन। इसी तरह लाइकन्स जो है दीज आर बायो इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को इंडिकेट करने के लिए लाइकन्स एक इंडिकेटर है, मतलब लाइकन्स ज्यादा मतलब एयर पोल्यूशन कम, लाइकन्स कम मतलब एयर पोल्यूशन ज्यादा।
सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय लाइकेन्स, एक ही बात है, सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन बोलो या लाइकेन्स पोल्यूशन बोलो। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड, दीज आर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। देख लिया हमने सारे के सारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स ही हैं। जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जो डायरेक्टली रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, सोरस से निकले और डायरेक्टली कहां पर आए? एटमॉस्फेयर में, ठीक है, डायरेक्टली। तो ये होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। अच्छा, अब हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स इस क्वेश्चन के थ्रू कवर करेंगे। आप पहले स्क्रीन को पॉज करके खुद क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना, ठीक। पहला स्टेटमेंट है रेडॉन इज द रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट दैट कॉजेज कैंसर, ठीक। अच्छा, स्मॉग इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग, ओजोन इन ट्रोपोस्फीयर इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले रेडॉन के बारे में। रेडॉन जो है ये नेचुरली इट इज फाउंड इन द सॉइल, ठीक है, इट इज फाउंड इन द सॉइल और ये एक्यूमुलेट होता है इंडोर्स, ठीक है, अंदर एक्यूमुलेट होता है। ये यहाँ पर आप देखिए तो ये सॉइल से निकल के ये जो हमारे बिल्डिंग्स में जो क्रैक्स होते हैं, हमारे वॉल्स में जो क्रैक्स होते हैं, तो ये क्रैक्स के थ्रू सीधे जो है हमारे बेसमेंट या नेक्स्ट फ्लोर्स पे बेसिकली एंटर कर सकते हैं। मोस्टली बेसमेंट्स में ज़्यादा इसका खतरा रहता है। तो अगर ये एक्यूमुलेट हुआ, अगर ये एक्यूमुलेट हुआ ज़्यादा टाइम, ये एक्यूमुलेट होता गया तो इट कुड बिकम ए डेंजरस पोल्यूटेंट, इट कुड कॉज इन सीवियर केसेस इट कुड कॉज लंग कैंसर एज वेल। तो बिकॉज इट इज कार्सिनोजेनिक, ठीक है, रेडियो एक्टिव है। तो बेसिकली ये नेचुरली कहाँ से निकलता है? ये निकलता है हमारे ग्राउंड से, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है? जो वेंटिलेशन है उसको इंप्रूव करना होता है, ठीक है, चाहे बेसमेंट हो कोई भी फ्लोर हो, उसकी वेंटिलेशन अगर अच्छी हो तो ये बेसिकली बिल्डअप नहीं हो जाएगा वहां पर। इसी तरह ओजोन हमने पढ़ लिया, इट इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ऑटोमोबाइल एमिशन से निकलता है। अच्छा, डायरेक्टली तो नहीं निकलेगा क्योंकि ओजोन हमने देख लिया, इसकी हमने क्या बोला, यहां पर हमने देख लिया जो ओजोन है बेसिकली ये बनता है रिएक्शन से, नाइट्रोजन ऑक्साइड और VOC रिएक्ट करके ओजोन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो होता है वो बनाता है। दैट मीन्स इनडायरेक्टली नाइट्रोजन ऑक्साइड से ही बनता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड कहां से रिलीज होता है? ऑटोमोबाइल एमिशन से ही रिलीज होता है। तो हम इसलिए कहते हैं कि ओजोन जो है ये बेसिकली ऑटोमोबाइल एमिशन से बनता है और इट कैन कॉज, देखो कितना डेंजरस है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ये इसको हम कहते हैं बैड ओजोन, ठीक है, बैड ओजोन। और जो स्ट्रेटो वाला ओजोन है जो हमें प्रोटेक्ट करता है दैट इज गुड ओजोन है ऑब्वियसली। तो ये जो बैड ओजोन है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, इट कॉजेज अस्थमा, इट कॉजेज एजमा, इट कॉजेज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एज वेल इन सीवियर केसेस। तो ये आप याद रखना, ठीक। तो ऑप्शन डी यहाँ का करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक। ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अच्छा, हमने अभी तक इनको नहीं देखा, स्मॉग और रेडॉन को हमने देख लिया, ये वाला टर्म हमने नहीं देखा, तो ये हम यहाँ से कवर करेंगे, ठीक। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स में आपको बेसिकली इंपॉर्टेंट रखने हैं याद दो, एक तो स्मॉग, दूसरा पैन, ठीक। स्मॉग बेसिकली क्या होता है? लिटरली स्मॉग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग, ठीक। अच्छा, ये ओपेक होता है, ओपेक मतलब इसके थ्रू हमें कुछ नहीं दिखता है, ठीक। ओपेक फॉग होता है जिसका कंपोजिशन आपको याद रखना है। इसमें एक तो स्मॉग में एक तो वाटर वेपर्स होते हैं, स्मोक होता है, गैसेस होते हैं। कौन से गैसेस? सल्फर ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक। अच्छा, स्मॉग जो टर्म है, एक बार क्वेश्चन पूछा था, ये किसने कॉइन की थी ये टर्म? ये कॉइन की थी डॉक्टर हेनरी एंटोइन ने, ठीक। कब? इन 1905। ये भी आप याद रखिएगा। स्मॉग के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है क्लासिकल स्मॉग, दूसरा होता है हमारे पास फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक। क्लासिकल स्मॉग जो है इसका दूसरा नाम है लंदन स्मॉग या विंटर स्मॉग, या हम इसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियल स्मॉग, ठीक है। इसको पहले लंदन में देखा गया है 1952 में, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज लंदन स्मॉग। इसका कलर रहता है डार्क ब्राउन, ये आप याद रखना। ये ओपेक होता है, ऑब्वियसली ओपेक ही होगा, इससे मतलब इसके थ्रू कुछ नहीं दिखेगा। अच्छा, ये बनाता है रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन कि इट फॉर्म्स रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर। लो टेम्परेचर में जनरली बनता है ये क्लासिकल स्मॉग, जनरली लो टेम्परेचर में बनता है, विंटर्स में मोस्टली बनता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज विंटर स्मॉग, ठीक। दूसरा हमारे पास दूसरा फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग को हम बोलते हैं लॉस एंजल्स स्मॉग, इसी को हम बोलते हैं समर स्मॉग भी, और क्योंकि ये समर डेज में मोस्टली बनता है, ठीक। इसका कलर रहता है येलोइश ब्राउन, ठीक। ये भी ओपेक होता है, तो ये बनाता है उसका अपोजिट, दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एटमॉस्फेयर में बनता है और हाई टेम्परेचर्स में, जैसे मैंने बोला, ये बनता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इस वाले में फोटोकेमिकल स्मॉग में नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, O3 होता है, पैन होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। अच्छा, आप बोलोगे सर हमें इसमें याद क्या रखना है? देखो, सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, जो ये स्मॉग होता है इसको आप छोड़िए। एक तो क्लासिकल स्मॉग में आप याद रखना इसके सारे नाम, क्लासिकल स्मॉग, लंदन स्मॉग, विंटर स्मॉग और इंडस्ट्रियल स्मॉग इसको बोलते हैं, ये चीज आप याद रखना। इसका कलर आप याद रखना डार्क ब्राउन, ठीक है। अच्छा, इसका कलर रखना यार डार्क ब्राउन, ठीक। ये रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर में बनता है, ये आप याद रखना। ये इसमें सल्फर होता है, ये आप याद रखना, चार चीजें। इसी तरह फोटोकेमिकल स्मॉग में याद रखना आप इसको लॉस एंजल्स स्मॉग, समर स्मॉग बोलते हैं। इसका कलर याद रखना येलोइश ब्राउन।
ये ऑक्सीडाइज्ड एटमॉस्फेयर में बनता है, ये याद रखना। और इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं। ये 4 पॉइंट आप दोनों स्मॉग्स में याद रखना, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास होता है पैन, जो हमने डिस्कस किया, जो कैसे बनता है। यहाँ पर रिएक्शन मैंने लिखी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड अगेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलके पैन और O3 बनाता है। इसी पैन और O3 को हम क्या बोलते हैं, शाबाश, इसी को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग इसी को हम कहते हैं, पैन प्लस O3। अच्छा, ये पैन जो हमने देख लिया, इट इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ठीक है। ओवरऑल जो ये फोटोकेमिकल स्मॉग है, ये भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। ओजोन भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो पैन बेसिकली ये हमने देख लिया कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन से जब ये रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये बेसिकली बनाते हैं पैन, जैसे यहाँ हमने देख लिया, ठीक। तो ये बेसिकली हमारे पास होते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, ठीक। जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं, एक तो स्मॉग, दूसरा पैन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम देखेंगे कि एयर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कैसे करते हैं, इंडिया में या ग्लोबली कौन सी चीजें हैं एयर पोल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ये क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट करना उससे पहले, ठीक। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, इट केम इनटू फोर्स ऑन 29th of March 1981. Central Pollution Control Board, that is CPCB, executed National Air Quality Monitoring Program. National Ambient Air Quality Standards were notified in 1982. NAAQS, ये भी है National Ambient Air Quality Standards, revised in 1994 based on health criteria and land uses, ठीक। इस क्वेश्चन पे हम आएंगे, पहले हम थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज और थोड़ी बहुत कंट्रोलिंग मेजर्स सीख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो एयर पोल्यूशन है, इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं, कौन सी पॉलिसीज हैं, कौन से प्रोग्राम्स हैं इंडिया में, वो हम देख लेंगे अच्छे से। सबसे पहले वी हैव एयर एक्ट 1981, वी कॉल इट एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। ये ओवरऑल ये मेन एक्ट है, ठीक है। एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए मेन जो एक्ट है हमारे पास वो यही है, ठीक है। अच्छा, टू प्रिवेंट, कंट्रोल एंड रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन इंडिया, जो मेन एक्ट है दैट इज एयर एक्ट 1981, ठीक। अच्छा, इसमें 1987 में अमेंडमेंट आती है, जब इसमें नॉइज पोल्यूशन को ऐड किया गया, तो ये डेटा आप याद रखना, 1987 वाली अमेंडमेंट, ठीक। इसी तरह जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, ठीक है। इसमें बेसिकली सारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आते हैं, एयर पोल्यूशन आएगा, वाटर पोल्यूशन आएगा, नॉइज पोल्यूशन आएगा, ठीक है। दैट मीन्स इट इज एन अम्ब्रेला एक्ट दैट विल कवर ऑल दीज पोल्यूशंस। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लाने की नीड समझी। तो इट इज ए लीगल बेसिस जो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स या रूल्स सेट करता है, ठीक है, फॉर एयर, वाटर एंड सॉइल क्वालिटी के लिए, इंक्लूडिंग नॉइज एज वेल, ठीक। इसी तरह हमारे पास है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम नाक्स बोलते हैं। तो ये क्या है, ये एक्चुअली सेट करता है मैक्सिमम सेफ कंसेंट्रेशन फॉर ईच पोल्यूटेंट। अच्छा, इसमें टोटल 12 पोल्यूटेंट्स होते हैं। यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखे हैं, तो आप टोटल जो 12 पोल्यूटेंट्स हैं, 12 के 12 वो आप देख लेना यहाँ से। ये क्या करता है बेसिकली, जो हर कोई पोल्यूटेंट जो है इसका आपको बताता है सेफ कंसेंट्रेशन क्या है एटमॉस्फेयर में। फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड की आपको बताएगा इंडस्ट्रियल एरिया में इसकी सेफ कंसेंट्रेशन ये है, फॉर एग्जांपल 10 है, एग्जांपल के तौर पर 10 से आगे अगर ये जाएगा तो इट इज डेंजरस। तो इसके बाद हमको एक्शन मेजर्स लेने पड़ेंगे, इसको नीचे लाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली जो स्टैंडर्ड सेट होते हैं हर किसी पोल्यूटेंट के, कि मैक्सिमम पोल्यूटेंट की सेफ कंसेंट्रेशन क्या है, वो हमें कहां से पता चलती है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसके लिए। सबसे पहले इनको नोटिफाई किया गया, इनको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया गया 1982 में, फिर 1994 में इनको रिवाइज किया गया बेस्ड ऑन, क्योंकि रिसर्च आती रहती है, बेस्ड ऑन हेल्थ क्राइटेरिया इनको अपडेट किया जाता है, एंड बेस्ड ऑन लैंड यूजेस इनको अपडेट किया गया फिर 1994 में। फिर से इनको 2009 में रिवाइज किया गया, 12 पोल्यूटेंट्स, इसमें पहले इसमें 12 पोल्यूटेंट्स नहीं थे, फिर इनको 12 पोल्यूटेंट्स को इंक्लूड किया गया। ये 12 पोल्यूटेंट्स जो हैं आप थोड़ा ध्यान रख लेना, सारे याद रखने की नीड नहीं है। अच्छा, ये वाले जो हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर। नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, जिसको हम नाम पी भी बोलते हैं, इट वॉज लॉन्च्ड बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो बेसिकली CPCB है, इसने इसको लॉन्च किया। किसको, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम को। ये काम क्या करता है, जो एयर क्वालिटी है, एयर क्वालिटी को मॉनिटर और एसेस करता है। कंट्री में एयर क्वालिटी को मॉनिटर और एसेस करने का काम कौन करता है, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। अच्छा, ये किस बेस पे क्या एयर क्वालिटी को मॉनिटर करता है, इसमें टोटल जो है हमारे पास 8 पोल्यूटेंट्स को क्राइटेरिया बनाया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन देखी जाएगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर 10, 2.5, इसी तरह अमोनिया NH3, लेड, बेंजीन, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक एंड निकल। ये 8 पोल्यूटेंट जो है इनको बेसिकली क्राइटेरिया बनाकर इनकी कंसेंट्रेशन देखी जाती है एटमॉस्फेयर में कितनी है, उसी हिसाब से बताया जाता है कि इस रीजन में पोल्यूशन किस लेवल का है, ठीक है, कितना पोल्यूशन है, उसको मॉनिटर किया जाता है, उसको एसेस किया जाता है, ठीक।
अच्छा, ताकि हम करेक्टिव मेजर्स ले पाए। इसी तरह हमारे पास है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स बेसिकली जो है इसको 2015 में लॉन्च किया गया था 14 सिटीज के लिए। ये पब्लिक के लिए होता है, ठीक है। पब्लिक को बताया जाए कि आपकी सिटी में जो पोल्यूशन है वो कितना सीवियर है, ठीक है। इसमें स्केल सिंपल रहती है, गुड टू सीवियर। जो पोल्यूशन की लेवल है वो कैसी है, फ्रॉम गुड टू सीवियर, ओके। अच्छा, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इनको हम डिटरमाइन करते हैं बाय 8 पोल्यूटेंट्स, याद रखना, बाय 8 पोल्यूटेंट्स, ठीक। अच्छा, यहां पर कौन कौन सा पोल्यूटेंट है, यहाँ पर मैंने एक गलती की है। मैंने आपको यहाँ पर 8 पोल्यूटेंट्स बताए हैं, ये 8 पोल्यूटेंट्स नहीं है, यहाँ पर शायद 10 पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक। 10 पोल्यूटेंट्स, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये आप थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक। अच्छा, यहाँ पर जो है यहाँ पर 8 पोल्यूटेंट्स है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है जिसको 2015 में लॉन्च किया गया, यहाँ पर जो इंडेक्स दिया जाता है, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिया जाता है कि एयर क्वालिटी आपके शहर में कैसी है, ठीक है। पब्लिक के लिए इसको लॉन्च किया जाता है। वो किया जाता है ऑन द बेस ऑफ 8 पोल्यूटेंट्स। इन 8 पोल्यूटेंट्स को मेजर किया जाता है, उसी बेस पर फिर बताया जाता है एयर क्वालिटी कैसी है। PM10, PM2.5, ये आप ध्यान रख लेना, ठीक। ये वाले आप याद कर लेना। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लेड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, दैट इज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इसको लॉन्च किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लॉन्च किया गया था 2019 में। ये क्या था, 5 ईयर एक्शन प्लान था, जिसमें टारगेट किया गया जो पार्टिकुलेट मैटर 10 है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, मैंने आपको बताया ये बहुत ही डेंजरस है, तो इनको रिड्यूस करने की बात की गई कि इनको हम 20 to 30% रिड्यूस करेंगे बाय 2024। इसका 20 to 30% जो बेस ईयर बनाया गया, दैट इज 2017 to 2018 जो है, इसको बेस ईयर बनाया गया। जो कंपोजिशन, जो कंसेंट्रेशन पार्टिकुलेट मैटर की इस ईयर में थी, उससे हम इसको 20 to 30% रिड्यूस करेंगे बाय 2024, ठीक है। इस तरह अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखेंगे, ग्लोबल लेवल पे वी हैव इंपॉर्टेंट कन्वेंशन जो आपको याद रखनी है, दैट इज स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन को इसको 2001 में अडॉप्ट किया गया और देन इट केम इनटू फोर्स इन 2004। इसका मेन एम है दैट इज POPs से प्रोटेक्ट करना, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम persistent organic pollutants। याद रखना, स्टॉकहोम कन्वेंशन इज फॉर persistent organic pollutants। अच्छा, persistent organic pollutants क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे पोल्यूटेंट जो persist करेंगे, ठीक है, सिंपल है, जो persist करेंगे एनवायरनमेंट में, जो डिग्रेड नहीं होते हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो आसानी से डिग्रेड नहीं करते हैं, बहुत समय तक हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनको हम बोलते हैं persistent organic pollutant। जैसे फॉर एग्जांपल DDT हो गया। DDT हमारे फूड चेन में रहता है, ये बेसिकली जो है एक्यूमुलेट होता है, उसका बायो एक्यूमुलेशन होता है हमारे एनिमल्स की फैट सेल्स में, तो ये डिग्रेड नहीं होता है, ठीक। इसको हम बोलते हैं persistent organic pollutant। इसी तरह हमारे पास है PCBs होते हैं, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, ठीक। यहाँ पर मैंने लिखा है, एक तो DDTs होते हैं और एक PCBs होते हैं, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, ठीक। इंडिया ने स्टॉकहोम कन्वेंशन को रेटिफाई किया है 2006 में, डेट आप ध्यान रख लेना, कभी कभी पूछता है। तो बेसिकली ये था आपके पास जो एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा एयर एक्ट 1981, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमने देख लिए, जिसमें मैक्सिमम सेफ कंसेंट्रेशन बताई जाती है हर एक पोल्यूटेंट की, कितनी होनी चाहिए एटमॉस्फेयर में। अच्छा, NAMP नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम हमने देखा, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स हमने देख लिया, इसमें 8 पोल्यूटेंट्स को बेस बना के ये इंडेक्स दिया जाता है, ठीक। अच्छा, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हमने देख लिया, जिसमें PM10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 को रिड्यूस करने की बात की गई थी, ये मेन टारगेट था इसमें। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो persistent ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए था, इसको हमने देख लिया। अच्छा, हम नेक्स्ट आते हैं, कुछ और तरीके हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के, वो हम यहाँ से देख लेंगे, ठीक। क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम आते हैं एक्सप्लेनेशन पे, ठीक। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एयर पोल्यूशन कंट्रोलिंग मेजर्स, ठीक। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट इज स्क्रबर्स यूज लिक्विड एब्जॉर्बेंट टू रिमूव गैसेस पोल्यूटेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर्स यूज एन इलेक्ट्रिक चार्ज टू रिमूव पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम फ्लू गैसेस, catalytic converters are used to convert harmful pollutants in vehicle exhaust into less harmful substances. So I hope you have answered the question. Right answer would be option number D. All the statements are basically correct. Okay. तो सबसे पहली चीज हम देख लेंगे, जो स्क्रबर्स होते हैं बेसिकली ये कैसे एयर पोल्यूशन को, पोल्यूटेंट्स को रिमूव करते हैं। बेसिकली इनमें लिक्विड एब्जॉर्बेंट्स होते हैं, ठीक है। लिक्विड एब्जॉर्बेंट्स मतलब लिक्विड सॉल्यूशंस इनमें होते हैं जो पोल्यूटेड गैसेस को बेसिकली फिल्टर आउट करते हैं। जैसे हम अल्कलाइन, एग्जांपल के तौर पर हम अल्कलाइन सॉल्यूशन को यूज करते हैं टू न्यूट्रलाइज सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम स्क्रबर्स में कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन। इसी तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के लिए कुछ डिफरेंट सॉल्यूशन, बाकी पोल्यूटेंट्स के लिए डिफरेंट सॉल्यूशन हम स्क्रबर्स में यूज करते हैं, दैट इज व्हाट स्क्रबिंग इज, ठीक। इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर्स, जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है,
इलेक्ट्रिक चार्ज का यूज करके हम पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करते हैं गैसेस से, ठीक। जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको हम चार्जड पार्टिकल्स के थ्रू जो है जब रिमूव करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन, ठीक। अच्छा, कैटालिटिक कन्वर्टर्स भी हम यूज करते हैं हार्मफुल पोल्यूटेंट्स जो व्हीकल्स में होते हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस। इसका क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी से निकलता है या इनकम्प्लीट कंबस्टन से रिलीज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन निकलते हैं, मीथेन जैसे फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं, ये बहुत ही डेंजरस गैसेस हैं, ठीक। इनको हम कन्वर्ट करते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर्स में डाल के, इनको हम कन्वर्ट करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हर व्हीकल में एक कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है जो इन डेंजरस गैसेस को कन्वर्ट करता है इनटू लेस डेंजरस गैसेस, इनटू लेस डेंजरस गैसेस, जैसे CO2 हो गया, वाटर, सिंपल नाइट्रोजन नाइट्रेट्स हो गए। इनमें जब हम कन्वर्ट करेंगे इन गैसेस को, दीज आर वेरी लेस हार्मफुल टू द humans, to the atmosphere, to the environment than these gases. So this is what basically catalytic converters do. तो यहाँ पर कुछ 2-3 चीजें हमने देखी, हम कैसे एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, थोड़ा उनकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं यूजिंग स्क्रबर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन एंड कैटालिटिक कन्वर्टर्स। तो उसके बाद 3 चीजें आपको और याद रखनी है एयर पोल्यूशन में, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो होता है इनके अलावा फैब्रिक फिल्टर्स, जहां पर पोल्यूटेंट्स की फिल्ट्रेशन होती है, जैसे इनको हम बैग हाउसेस भी बोलते हैं। ये ऐसे बैग्स होते हैं जिनकी आउटर कवरिंग जो है वो बनी होती है फैब्रिक्स की, ठीक है, फाइबर की मान लो या फैब्रिक की, ठीक। अच्छा, ये क्या करता है बेसिकली, फैब्रिक, आउटर फैब्रिक, ये बेसिकली पार्टिकुलेट मैटर को कैप्चर करता है और इसके थ्रू सिर्फ पास होता है क्लीन एयर, जो पार्टिकुलेट मैटर है वो रुक जाता है इसके फैब्रिक पर ही, बाहर वो चिपक जाता है यहाँ पर। तो ये एक फिल्ट्रेशन मेथड है। इसी तरह एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन होता है बेसिकली हम पोल्यूटेड एयर को, पोल्यूटेड गैसेस को पास करते हैं थ्रू ए सॉलिड मटेरियल, पोरस सॉलिड मटेरियल, मोस्टली होता है ये एक्टिवेटेड कार्बन, ठीक है। ये भी एक फिल्ट्रेशन मेथड ही है, एक्टिवेटेड कार्बन के थ्रू पास करके जो गैसेस पोल्यूटेंट्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो ट्रैप हो जाते हैं और क्लीन एयर जो है वो पास हो जाती है। दिस इज एड्सॉर्प्शन। इसी तरह कंबस्शन, कंबस्शन में हम क्या करते हैं, हम फ्लेम का यूज करके या कैटालिटिक कंबस्शन, किसी कैटालिस्ट को यूज करके हम कंबस्शन करते हैं। अच्छा, कंबस्टन से क्या होता है, जो ऑर्गेनिक गैसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमने बात की, इनको हम कन्वर्ट करते हैं कंबस्टन से इनटू लेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स लाइक CO2 एंड वाटर, जैसे हम कैटालिटिक कन्वर्टर्स में यूज करते थे। इस तरह हम कंबस्टन के थ्रू भी इनको लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दीज आर बेसिकली फ्यू अदर मेथड्स। एक तो रेगुलेशन हमने देख ली इंडिया में कैसे है, ये लॉज, ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हमने देख लिए। उसके बाद हम टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करते हैं, स्क्रबर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, कैटालिटिक कन्वर्टर्स। इसी तरह हमने देखा फैब्रिक फिल्टर्स, एड्सॉर्प्शन का मेथड, कंबस्टन का मेथड। दीज आर डिफरेंट मेथड्स हाउ वी कंट्रोल बेसिकली एयर पोल्यूशन। तो अभी तक हमारा जो टॉपिक है एयर पोल्यूशन का वो कवर हो चुका है। तो इसमें हमने बेसिक जो है एयर पोल्यूशन देख लिया, ठीक है। एयर पोल्यूशन के बेसिक्स हमने कवर किए, हमने इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स देख लिए, हमने फिर इन पोल्यूटेंट्स को इनका इफेक्ट हमने देख लिया, क्या इंपैक्ट रहता है ह्यूमन लाइफ पे। फिर हमने देख लिया इनको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इंडिया में कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जाते हैं। उसके बाद हमने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज देखी जो इम्प्लीमेंट होती है इंडस्ट्रीज में एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है हमारा एयर पोल्यूशन को स्टडी करने का। तो अब हम इसी तरह वाटर पोल्यूशन यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। वाटर पोल्यूशन के रिलेटेड जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वाटर पोल्यूशन इज करेक्ट। पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट, माइनिंग इंडस्ट्री इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू हैवी मेटल पोल्यूशन इन वाटर। Acid mine drainage primarily contaminates water with sulfuric acid and heavy metals. DDT is an example of persistent organic pollutant. Okay, all of the above. So pause the question, answer the question, then हम explanation पे आएंगे, ठीक है। तो एज यूजुअल ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट ऑप्शन। सारे के सारे स्टेटमेंट जो है बेसिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है रिलेटेड टू वाटर पोल्यूशन, दैट इज जो माइनिंग इंडस्ट्री होती है ये मेजरली कंट्रीब्यूट करती हैं क्या, हैवी मेटल पोल्यूशन। कैसे, देखो ये जो सेकंड स्टेटमेंट का इसका आंसर है, सेकंड स्टेटमेंट में पहले स्टेटमेंट का आंसर है कि जो एसिड माइन ड्रेनेज होता है, मतलब जो माइनिंग इंडस्ट्री से जो एसिड वाटर निकलता है, ठीक है, जो एसिड वाटर निकलता है, ये बेसिकली जब ये डिस्चार्ज होता है वहां से, तो ड्यूरिंग द फ्लो ये क्या करता है ये बेसिकली क्या करता है, जो हैवी मेटल्स होते हैं उनको ये डिसॉल्व करता है, ठीक है। इस एसिड की वजह से जो रास्ते में जो भी हैवी मेटल्स होते हैं वो डिसॉल्व होते जा रहे हैं, जो डेंजरस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेड हो गया, ठीक है, लेड हो गया, जैसे मरकरी हो गया। इसी तरह यहाँ पर मैंने लिखे हैं जैसे कॉपर, कोबाल्ट, निकेल,
मरकरी, क्रोमियम, लेड, ये सारे के सारे जो हैवी मेटल्स हैं ये इस एसिड वाटर की वजह से डिसॉल्व होते हैं। फिर ये डिसॉल्व होके कहाँ जाते हैं? ये हमारे वाटर बॉडीज़ में जाते हैं। वाटर बॉडीज़ में फिर हम इसी जो एनिमल्स वहाँ रहते हैं, एक्वेटिक लाइफ जो है या हम इसी पानी का यूज़ करते हैं और इससे बहुत ही भयानक इम्पैक्ट पड़ जाता है ह्यूमन लाइफ पर और जो एक्वेटिक लाइफ, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी हेल्थ पर। ठीक, ये बेसिकली होता है माइनिंग से जो एसिड माइन ड्रेनेज निकलता है कितना डेंजरस होता है। यहाँ से हमने ये चीज़ देख लिया। अच्छा, अब हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या होता है? देखो, इंपॉर्टेंट हमारे पास है जो वाटर पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स। इंपॉर्टेंट वाटर पोल्यूटेंट्स और उनके क्या इफेक्ट्स रहते हैं ह्यूमन हेल्थ पे, वो हम यहाँ से देख लेंगे। पहली चीज़ आप याद रखना, दैट इज कि पहला इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट, यही आपको इतने ही सारे पोल्यूटेंट्स याद रखने हैं, वाटर पोल्यूटेंट्स। एक तो मरकरी, ये इसका सोर्स है गोल्ड माइनिंग से रिलीज होता है ये। अच्छा, इसके इम्पैक्ट क्या है? जापान की आपको फेमस डिजीज पता होगी, मिनामाटा डिजीज, ये नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है। इस तरह कैडमियम आप याद रख लेना, ये पेस्टिसाइड्स एंड मेटालर्जिकल इंडस्ट्रीज से रिलीज होता है और इसका इफेक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट है ये बेसिकली कॉज करता है ईटाई डिजीज, दैट इज इसमें बोन्स जो हैं वो सॉफ्टनिंग हो जाती हैं बोन्स की, विच अल्टीमेटली कॉजेज फ्रैक्चर्स। इसी तरह लेड जो होता है पीबी, ये बैटरी एंड केमिकल इंडस्ट्रीज से निकलता है। इससे प्लम्बिज्म, दैट इज लेड पॉइजनिंग कॉज होती है, जिससे फिर अल्टीमेटली एनीमिया होता है, लिवर और किडनीज को भी डैमेज कर सकता है। नाइट्रेट जो हमारे पास होते हैं ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स से निकलते हैं। ठीक है, जो हम एग्रीकल्चर यूज़ के लिए बेसिकली यूज़ में लाते हैं। तो इससे क्या होता है? नाइट्रेट से, देखो नाइट्रेट्स फर्टिलाइजर्स से बेसिकली निकलते हैं मोस्टली और पेस्टिसाइड से। इससे होती हैं कॉज, दैट इज मिथ हेमोग्लोबिनीमिया। इसको हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्यों? ये बेसिकली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, जब ये डिजीज होती है ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम करती है, तो हमारा जो स्किन है बेसिकली टर्न्स इनटू ब्लू, तो ब्लू स्किन हो जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो मोस्टली बेबीज में होता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसी तरह फ्लोरीन हमारे पास वाटर पोल्यूटेंट है जो वेदरिंग ऑफ रॉक वेदरिंग से बेसिकली निकलता है, ये कॉज करता है फ्लोरिसिस दो टाइप का होता है हमारे पास, एक तो डेंटल फ्लोरिसिस जो टीथ डैमेज करता है, सेकंड इज स्केलेटल फ्लोरिसिस, ये हमारे बोन्स को डैमेज करता है। ठीक, इसी तरह वी हैव आर्सेनिक एज अ वाटर पोल्यूटेंट। आर्सेनिक मैंने आपको बोला था इट्स अ हैवी मेटल, लेड इज अ हैवी मेटल। ठीक है, आर्सेनिक बेसिकली ये माइनिंग एंड केमिकल इंडस्ट्री से रिलीज होता है। इन सीवियर केसेस इट कॉजेज ब्लैक फुट डिजीज। ब्लैक फुट डिजीज इज बेसिकली अ वैस्कुलर डिजीज, याद रखना। और ये सीवियर केसेस में, लॉन्ग एक्सपोजर केसेस में लंग कैंसर भी कॉज कर सकता है। इसी तरह हमारे पास है डीडीटी। ठीक है, डीडीटी बेसिकली जो है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन जो हमारे पास है, जो मैंने बोला था आपको, ये पीओपी है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, जो एक्यूमुलेट हो जाता है फूड चेन में, क्योंकि ये डिग्रेड नहीं होता है आराम से। तो ये एक इंसेक्टिसाइड था, एक पेस्टिसाइड था। तो पेस्टिसाइड जो इंसेक्टिसाइड होते हैं, तो वहाँ उसमें जो है उसके कंपोजिशन में एक जो बेसिकली एलिमेंट था, दैट वाज डीडीटी। इस पर अब बैन हुई है इंडिया में एंड थ्रू आउट वर्ल्ड। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे कॉज होता था लिवर कैंसर एंड न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस भी ये कॉज कर सकता है। ठीक है, डीडीटी। अच्छा, ये हमने पढ़े इंपॉर्टेंट जो वाटर पोल्यूटेंट्स है हमारे पास और उनका क्या इंपैक्ट रहता है हमारी ह्यूमन हेल्थ पे, यहाँ से हमने देख लिया। तो क्वेश्चन भी हमने अटेम्प्ट किया, लेकिन क्वेश्चन में जो थर्ड बेसिकली स्टेटमेंट था, दैट वाज डीडीटी इज एन एग्जांपल ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। ये हमने देख लिया, डीडीटी इज व्हाट? पीओपी, परसिस्ट करता है हमारी एनवायरमेंट में बिकॉज इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक अच्छा, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज द प्रोसेस वेयर वाटर बॉडीज रिसीव एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स लीडिंग टू एक्सेसिव प्लांट ग्रोथ एंड ऑक्सीजन डिप्लीशन इज कॉल्ड। यहाँ पर ध्यान देना कि एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पर वाटर बॉडी, चाहे पॉन्ड हो चाहे लेक हो, उसमें न्यूट्रिएंट्स की एक्सेस हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स उसमें ज़्यादा आ जाते हैं, उससे क्या होता है? प्लांट ग्रोथ ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन डिप्लीट होता है। कैसे, वो हम डिस्कस करेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज यूट्रोफिकेशन। अच्छा, यूट्रोफिकेशन जो है, यूट्रोफिकेशन में आप ध्यान रखना, देखो पहले हम यूट्रोफिकेशन यहाँ से कवर करेंगे। मान लो एक वाटर बॉडी है, ठीक है, ये एक वाटर बॉडी है, ठीक, फॉर एग्जांपल पॉन्ड या कोई लेक। तो जो बेसिकली फर्टिलाइजर से मोस्टली जो एग्रीकल्चर रन ऑफ होता है, वहाँ से नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं, तो ये जाकर इस वाटर बॉडी में आते हैं। ठीक है, अच्छा, ये न्यूट्रिएंट जो होते हैं, इनसे क्या होता है? इनसे एल्गे की ग्रोथ जो है, फाइटोप्लैंक्टन्स या एल्गे की ग्रोथ बढ़ जाती है ऑन द टॉप ऑफ ऑन द सरफेस ऑफ दिस वाटर बॉडी। तो उसको हम, जब ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आएंगे, ठीक है, जब ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है
वो इस वाटर बॉडी में आएंगे तो प्लांट्स की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं एल्गे ब्लूम, ठीक है। एल्गे ब्लूम ऐसी कंडीशन है जब एल्गेज इतने यहाँ पर बेसिकली ग्रोथ होती है कि जो सनलाइट होती है, सनलाइट वो पास नहीं हो पाती हैं, ठीक है, वो पास नहीं हो पाती हैं नीचे वाले लेयर्स के लिए। अच्छा, ये जो नीचे वाले लेयर्स हैं, सबमर्ज्ड लेयर्स हैं, यहाँ पर जो एल्गेज होते हैं, यहाँ पर जो एल्गेज होते हैं उन तक सनलाइट नहीं पहुँचती है तो वो एल्गेज मर जाते हैं। दोज एल्गेज, सबमर्ज्ड एल्गेज जो होते हैं इनके नीचे वो मर जाते हैं क्योंकि सनलाइट उन तक नहीं पहुँचती है। अच्छा, उनसे क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये जो एल्गे मरते हैं फिर इन एल्गेज को, ये तो यहाँ पर बन गया ऑर्गेनिक वेस्ट, इस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए बेसिकली यहां पर बैक्टीरिया काम में आएंगे। ये डिकम्पोजर जो है ये इन पर एक्ट करेंगे इनको डिकम्पोज करने के लिए। अच्छा, डिकम्पोज करने के लिए इन बैक्टीरिया को चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए आपको पता है ऑक्सीजन चाहिए। अब इनको चाहिए ऑक्सीजन, इसका मतलब है जो इस वाटर बॉडी में पूरा का पूरा ऑक्सीजन है उस वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वो कम हो जाएगा। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि अब इस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया को चाहिए और ऑक्सीजन। इसका मतलब है यहाँ का ऑक्सीजन जो है क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो यही मैंने यहाँ पर बताया था कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर बॉडी रिसीव्स एक्सेसिव न्यूट्रेंट्स। एक्सेसिव न्यूट्रेंट्स हमने देख लिया, यहाँ से आगे एक्सेसिव न्यूट्रेंट्स लीडिंग टू एक्सेसिव प्लांट ग्रोथ। उस एक्सेसिव न्यूट्रेंट से प्लांट ग्रोथ की एक्सेस हो जाएगी एंड ऑक्सीजन डिप्लीशन, और अल्टीमेटली ऑक्सीजन डिप्लीट होगा। क्यों, प्लांट ग्रोथ ज़्यादा होगी, जो नीचे वाले प्लांट्स वो मर जाएंगे, उनको डिकम्पोज करने के लिए जब बैक्टीरिया उन पर एक्ट करेंगे तो ये जो ऑक्सीजन है उनको ज़्यादा नीड पड़ेगी फॉर रेस्पिरेशन, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पर डिप्लीट होगा, ऑक्सीजन यहाँ पर डिप्लीट होगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ याद रखना, ये जो यहाँ पर ऑक्सीजन डिप्लीट हुआ, अब यहाँ पर ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की डिमांड जो है इस वाटर बॉडी में बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो फिशेज हैं उनको भी चाहिए डिजॉल्व ऑक्सीजन। यहाँ पर जो फिशेज हैं या बाकी एक्वेटिक लाइफ है तो वो डिमांड करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें खर्च हो रहे हैं अभी, ठीक है, डिकम्पोजिशन में। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं, इस डिमांड को हम बोलते हैं जो यहाँ क्रिएट होगी उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दैट इज BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये हम आगे वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि यूट्रोफिकेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। यूट्रोफिकेशन मीन्स जहां पर न्यूट्रेंट्स जो है, नाम से ही पता चलता है, न्यूट्रेंट जो है, एक्सेस न्यूट्रेंट्स कहां पर आएंगे, वाटर बॉडी में। इसका अपोजिट, ये यूट्रोफिकेशन हमने देख लिया, इसका अपोजिट है ओलिगोट्रॉफिकेशन। ओलिगोट्रॉफिकेशन मीन्स जब वाटर बॉडी में बेसिकली न्यूट्रेंट्स का कंपोजिशन बहुत कम हो, न्यूट्रेंट्स बहुत कम हो, न्यूट्रेंट्स की प्रेजेंस बहुत कम हो, दैट इज ओलिगोट्रॉफिकेशन। उससे क्या होता है, दो चीजें, एक तो प्लांट ग्रोथ कम होगी, ऑब्वियसली जो न्यूट्रेंट्स कम है तो प्लांट ग्रोथ भी कम होगी, ठीक है, प्लांट्स और एल्गे ग्रो कम हो जाएंगे। अच्छा, विच रिजल्ट्स इन लो प्रोडक्टिविटी, मतलब फिशेस वगैरह भी कम हो जाएंगी फिर उसमें, क्योंकि अगर प्लांट्स नहीं है, अगर फूड नहीं है फिशेस के लिए तो फिशेस वहां पर नहीं ग्रो करेंगी। दैट मीन्स ये ओलिगोट्रॉपिक जो वाटर बॉडीज होती हैं, आपने सुना होगा ओलिगोट्रॉपिक लैक्स, हमारे हिमालयाज में जम्मू कश्मीर में फेमस है ओलिगोट्रॉपिक, जो ओलिगोट्रॉपिक लेक्स होते हैं बेसिकली वो क्लीन होते हैं, ठीक है, वो क्लीन होते हैं बट उनमें प्रोडक्टिविटी लो होती है। अच्छा, इसी तरह आपको याद रखना है बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन मतलब जब एक सबस्टेंस का बिल्ड अप हो जाएगा विद इन ए सिंगल ऑर्गेनिज्म और इट्स लाइफ टाइम, विद इन ए सिंगल ऑर्गेनिज्म और इट्स लाइफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल लेते हैं मरकरी की, ये एक फिश है, तो और इट्स लाइफ टाइम बेसिकली इसमें मान लो इस वाटर बॉडी में मरकरी की प्रेजेंस है, ठीक है, क्योंकि ये एक हैवी मेटल है, ठीक है, इसने कंज्यूम किया, अब ये डिग्रेड नहीं हुआ, ठीक है, एक्यूमुलेट हुआ, जब ओवर द ईयर्स और मरकरी एक्यूमुलेट हुआ, फिर और ज़्यादा मरकरी जो है एक्यूमुलेट हुआ, अल्टीमेटली ओवर द ईयर्स बहुत सारा मरकरी इसकी फैट सेल्स में, इसकी बॉडी में एक्यूमुलेट हुआ। एक ही ऑर्गेनिज्म में जब कोई सबस्टेंस का बिल्डअप हो जाएगा और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Similarly we have next term biomagnification. Biomagnification थोड़ा अलग है, इसका मतलब है increasing concentration of that substance as it moves up the food chain. फॉर एग्जाम्पल एक फूड चेन की एग्जाम्पल लेते हैं कि ये स्मॉल फिशेज हैं, या मानो ये जू प्लैंक्टन्स हैं, ये फिशेज इन जू प्लैंक, ये फिश है जो इस जू प्लैंक्टन को खाएगी, ठीक। अच्छा, मान लो इस जू प्लैंक्टन में बेसिकली DDT का एक्यूमुलेशन हुआ, DDT वाटर में प्रेजेंट है, ये डिग्रेड नहीं हुआ, ये जू प्लैंक्टन की सेल में बेसिकली एक्यूमुलेट हुआ। अब ये फिश इसको खाएगी, बहुत सारे जू प्लैंक्टन्स को खाएगी, मतलब इस फिश में ज़्यादा DDT एक्यूमुलेट होगा, ठीक है, ज़्यादा। अब लार्ज फिश जो है ये बहुत सारी स्मॉल फिश को खाएंगी, मतलब इसमें और ज़्यादा जो DDT है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, और बड़ी फिश में सबसे ज़्यादा DDT एक्यूमुलेट हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, क्योंकि यहाँ जो है कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और DDT की एज वी मूव अप द फूड चेन। फूड चेन में जितना हम ऊपर जाएंगे
कंसंट्रेशन DDT की हमने देखी वो बढ़ती गई, इसको हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाई हो रहा है बेसिकली, सबस्टेंस बढ़ता जा रहा है, मैग्नीफाई हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स थी। One is eutrophication, oligotrophication, bioaccumulation and biomagnification. Some important terms related to water pollution, ठीक। अच्छा, मैंने आपको बोला था BOD BOD की हमने बात की थी, क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया शायद, हाँ। अच्छा, BOD की हमने बात की थी, यहाँ पर BOD पे क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। व्हाट डज BOD मेजर? BOD क्या मेजर करता है? BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो हमने अभी बात की, जो इस वाटर बॉडी में आपने देखा कैसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्रिएट होती है। तो टेक्निकली BOD क्या रेफर करता है? BOD मेजर क्या करता है एक्चुअली? द टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, द टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय केमिकल्स इन वाटर, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हाइल डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसका सही आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या मेजर करता है? दैट इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बताया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, इसको डिग्रेडेशन करनी है, ये डिग्रेड करेगा उस ऑर्गेनिक वेस्ट को। उस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिग्रेड करने के लिए इसको कितना ऑक्सीजन जो है ये कंज्यूम करेगा, वही होता है बेसिकली बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक। यहां पर दूसरी एक टर्म है दैट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। ये दो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, वन इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड सेकंड इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हमने समझ लिया क्या होता है, ठीक। अच्छा, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब होता है जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट इस वाटर बॉडी में, मान लो ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक, इसको डिकम्पोज करने के लिए, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली अगर हम इसको डिकम्पोज करेंगे यूजिंग, ऑक्सीडाइज करेंगे इसको, ठीक है, ऑक्सीडाइज करेंगे, इसमें आग लगाएंगे, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे। तो अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे इसको, इसमें कितना ऑक्सीजन लगेगा, ठीक है, इसमें कितना ऑक्सीजन लगेगा, O2 लगेगा, बेसिकली ये होता है हमारी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो टेक्निकल डेफिनेशन भी देख लेते हैं। केमिकल ऑक्सीजन, पहले बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की टेक्निकल डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक। कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन मिलीग्राम्स रिक्वायर्ड फॉर 5 days इन 1 liter वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू मेटाबोलाइज ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। ऑर्गेनिक वेस्ट को मेटाबोलाइज या डिग्रेड करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर वो 5 दिन, ठीक है, अगर वो 5 दिन काम करेंगे इसको डिग्रेड करने के लिए, 1 लीटर ऑफ वाटर में, 1 लीटर ऑफ वाटर में टेम्परेचर हम सेट करेंगे 20 डिग्री सेल्सियस, तो उनको कितना ऑक्सीजन की नीड पड़ेगी, ठीक है, कितना ऑक्सीजन की नीड पड़ेगी इनको ऑर्गेनिक वेस्ट को मेटाबोलाइज करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए, इन कंडीशंस में 1 लीटर वाटर है, 5 days है, 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, इन कंडीशंस में कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा एक ऑर्गेनिज्म को तो मेटाबोलाइज ऑर्गेनिक वेस्ट, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक। अच्छा, यही पर मैंने यही लिखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये बायोडिग्रेडेशन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की वाटर बॉडी में, जो हमने पढ़ लिया, ठीक। उससे क्या होता है, उसकी वजह से लॉट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, एज अ रिजल्ट जो है डिक्लाइन आता है डिजॉल्व ऑक्सीजन में उस वाटर बॉडी में। तो वो हमने देख लिया जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कैसे क्रिएट होती है। ऑक्सीजन जब कम होगा फिर क्या होगा, अल्टीमेटली फिशेज के लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगा तो फिशेज मर जाएंगी, इसी तरह बाकी एक्वेटिक क्रिएचर्स भी इफेक्ट हो जाएंगे। तो ये ग्राफ यहाँ से बताता है जितना वाटर बॉडी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगी उतना जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा होगा। ऑक्सीजन अगर वाटर बॉडी में ज़्यादा होगा मतलब डिमांड कम होगी, सिंपली यही है, ठीक है। अच्छा, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड मैंने आपको समझाया, लेकिन टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि टोटल ऑक्सीजन कितना बेसिकली रिक्वायर है। अगर हम ये होता नहीं है बट ये हाइपोथेटिकल है, लैब में हम इसको टेस्ट कर रहे हैं कि अगर हम केमिकली सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को केमिकली ऑक्सीडाइज करेंगे, मतलब उसको बर्न करेंगे, और वहां से क्या निकलेगा, बर्न करके आपको पता है इनऑर्गेनिक एंड प्रोडक्ट्स निकलेंगे, CO2, वाटर वगैरह। तो हम कहते हैं कि वो टोटल जो ऑक्सीजन इस प्रोसेस में लगेगा उसको हम बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो दोनों, चाहे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो, दे डिक्रीज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक। आई होप ये दो टर्म्स आपको यहाँ से समझ में आई होंगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारे कॉन्सेप्ट पे, दैट इज कि हम इस वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974। यही एक्ट बेसिकली है जो मेन एक्ट है वाटर पोल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए। आप स्टेटमेंट्स को पढ़िए। पहला स्टेटमेंट इज दिस एक्ट इज द मेन लेजिस्लेशन फॉर मैनेजिंग वाटर पोल्यूशन इन इंडिया, ये तो मैंने यही से बताया। दूसरा इज इट एस्टैब्लिश्ड द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दैट इज CPCB एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। अच्छा, इसने क्या किया, इसी एक्ट के थ्रू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दैट इज CPCB एस्टैब्लिश किया गया। दिस इज एक्चुअली ट्रू स्टेटमेंट। इट सेट स्टैंडर्ड्स फॉर वाटर क्वालिटी, के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है। जो भी एफ्लुएंट डिस्चार्ज होता है फ्रॉम इंडस्ट्रीज उनके लिए स्टैंडर्ड सेट करता है, आप कितना पोल्यूटेंट डिस्चार्ज कर सकते हो, ठीक है। उनको
एफ्लुएंट डिस्चार्ज करने के लिए जो इंडस्ट्रीज हैं उनको परमिशन लाना पड़ता है अथॉरिटीज से। तो ये बेसिकली इसी एक्ट में लिखा गया है, ठीक। तो ये भी बेसिकली करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अच्छा, आपको एक चीज याद रखनी है। एक तो आपने यहाँ पे देख लिया कि वाटर प्रिवेंशन एक्ट 1974 जो है, यही बेसिकली मेन एक्ट है जिससे कि वाटर पोल्यूशन को रेगुलेट किया जाता है, जिससे कि इंडिया में वाटर पोल्यूशन को रेगुलेट किया जाता है। इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखनी है, दैट इज वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977, या वाटर सेस एक्ट आप याद रखो 1977 शॉर्ट में। इट इज ए सप्लीमेंटेशन, जो 1974 वाला एक्ट है उसका सप्लीमेंटेशन है ये। कैसे? ये बेसिकली सेस इज ए टैक्स, ये टैक्स चार्ज करता है इंडस्ट्रीज पे। इंडस्ट्री जो भी वाटर इंडस्ट्रीज या लोकल अथॉरिटी जो भी वाटर कंज्यूम करते हैं, उस वाटर पर उनको टैक्स देना पड़ता है, एक छोटा अमाउंट ऑफ टैक्स देना पड़ता है, जो टैक्स गवर्नमेंट यूज करती है पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए उस टैक्स का यूज किया जाता है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है सेस का, वाटर सेस एक्ट 1977, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम एंड में आते हैं, यहाँ से वाटर पोल्यूशन हमारा खत्म होता है। अब हम एंड में आते हैं नॉइज पोल्यूशन पे, ठीक। नॉइज पोल्यूशन इज, पहला स्टेटमेंट, पहला क्वेश्चन है, पढ़िए, यहाँ से हम बेसिक्स देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉइज पोल्यूशन इज करेक्ट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट इज डेसिबल इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ओके। ग्रीन मफलर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल नॉइज, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबव। अब आपको अंदाजा हुआ होगा इसका आंसर क्या है बेसिकली, कैसे मैं क्वेश्चंस को सेट करता हूं। द राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओके। देखिए, सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को हम मेजर करते हैं डेसिबल्स में, ठीक है। ये 20 डेसिबल साउंड है, ये 30 डेसिबल है, 40 डेसिबल है। जितनी ज्यादा डेसिबल साउंड होगी, मतलब उतनी इंटेंसिटी ज्यादा। इंटेंसिटी को हम, साउंड इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं डेसिबल्स में, दिस इज ट्रू। अच्छा, ग्रीन मफलर्स, यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो, जो ये हॉरिजॉन्टल, जो ये रोज होते हैं, बेसिकली रोज में जब हम ट्रीज लगाते हैं अक्रॉस द रोड, या ये बेसिकली इनको हम कहते हैं ग्रीन मफलर्स, ठीक। ये एक्ट करते हैं एज नेचुरल एब्जॉर्बर्स, नेचुरल साउंड एब्जॉर्बर्स, ठीक। अब हम साउंड पोल्यूशन पे आ चुके हैं, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन। ये नेचुरली साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक, नेचुरली साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। जो फॉर एग्जांपल पास में कोई रेजिडेंशियल एरिया है, स्कूल है या हॉस्पिटल है, हम बेसिकली वहाँ इस साउंड को बेसिकली एब्जॉर्ब करने के लिए नेचुरली यहाँ पे ट्रीज लगाते हैं। तो ये साउंड, इनकी लीव्स और ब्रांचेस जो हैं साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं नेचुरली, ये नेचुरल एब्जॉर्बर्स हो गए, ठीक। अच्छा, इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बोथ 1 एंड 2। तो यहाँ पर मैंने नॉइज की डेफिनेशन भी लिखी है, आप पढ़ सकते हो कि कोई भी लाउड, अनप्लीजेंट या अनवांटेड साउंड जो होती है, जो अनवांटेड हो, जो अनप्लीजेंट हो टू आवर ईयर्स, मतलब जो हमारे ईयर, टू आवर ईयर इट इज अनप्लीजेंट, उसी को हम बोलते हैं क्या, इट इज टर्म्ड एज नॉइज। आमतौर पर साइंटिफिकली देखा गया कि जो 85 डेसिबल से अब वो जो बेसिकली साउंड होती है, वो दैट इज एक्चुअली अनप्लीजेंट टू आवर ईयर्स। तो इसी को हम, इसको आप थोड़ा दिमाग में रख सकते हो कि इस डेसिबल के अमाउंट से ऊपर जो नॉइज साउंड होती है, दैट इज अनप्लीजेंट एंड दैट विल बी टर्म्ड एज नॉइज, ठीक। अच्छा, इट इज मेजर्ड इन डेसिबल्स, ये हमने देख लिया। यहाँ से इस ग्राफ से आपको पता चल सकता है बेसिकली जो डिफरेंट मशीन्स हैं वो किस डेसिबल पे नॉइज क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इंपॉर्टेंट है कि जो ह्यूमन कॉन्वर्सेशन होती है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, ठीक, वो 40 to 60 डेसिबल के बीच में होती है, ठीक। ये थोड़ा अंदाजा आपको होना चाहिए। इसी तरह जो जेट इंजन्स होते हैं, सबसे ज़्यादा यही नॉइज क्रिएट करते हैं। जेट इंजन्स हो गए, रॉकेट लॉन्च हो गया, ये अप टू 140 डेसिबल्स तक जो है नॉइज क्रिएट करते हैं, साउंड क्रिएट करते हैं। इट इज़ बेसिकली एक्सट्रीमली लाउड। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो ग्राफ में। अच्छा, नॉइज को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में, नॉइज पोल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में है नॉइज पोल्यूशन रूल्स 2000, नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000, ठीक। ये आप याद रख लेना। इसमें क्या दिया है बेसिकली, इसमें स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। इसमें स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं कि आप पर्टिकुलर जगह पर, पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर प्लेस में कितना नॉइज जो है, कितना साउंड इंटेंसिटी जो है वो अलाउड है, ये इसमें बेसिकली दिया है। फॉर एग्जांपल, कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया में डे टाइम पे आप 75 डेसिबल तक जो है नॉइज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह नाइट टाइम में आप साउंड इंटेंसिटी को 70 डेसिबल तक ले जा सकते हो। कमर्शियल एरिया में, जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस हो गया, ठीक है, ऑफिस या मार्केट हो गया, दीज आर कमर्शियल प्लेसेस, यहाँ पर आप 65 डेसिबल तक बेसिकली डे टाइम में साउंड इंटेंसिटी ले जा सकते हो, और नाइट टाइम में 55। इसी तरह रेजिडेंशियल एरिया में जहाँ पर आबादी होती है, यहाँ पर यू कैन टेक योर साउंड इंटेंसिटी टू 55 डेसिबल, ये अलाउड लिमिट है, इससे आगे आप नहीं जा सकते हो। और रात के टाइम पे इट इज़ 45 डेसिबल मैक्सिमम अलाउड लिमिट है ये, ठीक। साइलेंट जोन जो होते हैं ना, बेसिकली ये होते हैं फॉर एग्जांपल जो हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं, जो हमारे स्कूल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे जो टेम्पल्स होते हैं, जो मॉस्क्स होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो है दीज आर साइलेंट जोन्स, ठीक। अच्छा, इन फॉर एग्जांपल कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अराउंड जो 100 मीटर होता है,
अराउंड 100 मीटर, इसको हम कहते हैं साइलेंट जोन। इस साइलेंट जोन में इट इज़ बेसिकली अलाउड 50 डेसिबल अलाउड है, ठीक है। साइलेंट जोन जो होता है 100 मीटर का, इसमें 50 डेसिबल की साउंड इंटेंसिटी अलाउड है दिन में, और रात में इट इज़ 40 डेसिबल। व्हेन आई से दिन का मतलब है यहाँ पर 6 AM टू 10 PM, एंड व्हेन आई से रात का मतलब है यहाँ पर 10 PM टू 6 AM, ओके। इसी तरह आप देख सकते हो यहाँ पर WHO की गाइडलाइंस हैं। ये तो इंडिया की गाइडलाइंस होगी, ठीक है, इंडिया के स्टैंडर्ड्स हो गए। WHO ने भी कुछ गाइडलाइंस दिए हैं बेसिकली, जैसे बेडरूम में आप को चाहिए कि लेस देन 30 डेसिबल नॉइज़ हो। इसी तरह क्लासरूम में जो ना गुड टीचिंग एनवायरनमेंट के लिए लेस देन 35 डेसिबल की साउंड हो। तो ये बेसिकली आप खुद पढ़ सकते हो रोड ट्रैफिक के लिए, ठीक है। हॉस्पिटल्स में लेस देन 30 डेसिबल की नॉइज़ होनी, साउंड होनी चाहिए। तो ये WHO की कुछ बेसिकली यहाँ पर गाइडलाइंस है। इसी तरह आप देख सकते हो, यहाँ से थोड़ा आपको अंदाजा हो जाएगा नॉइज एसिस्टी लिस्ट में कि ढाका बांग्लादेश इज टर्म्ड एज नॉइज एसिस्टी इन द वर्ल्ड। इतने डेसिबल की यहाँ पर साउंड जो है इंटेंसिटी है। इसी तरह इंडिया की आपको याद रखना है, मुरादाबाद इंडिया, ठीक है, मुरादाबाद इंडिया, ये पूरे वर्ल्ड में इसकी रैंक है 2 अमंग द नॉइज एसिस्टीज इन द वर्ल्ड। ये टॉप सिटीज आप यहाँ से देख सकते हो, इंडिया में टॉप सिटीज, टॉप नॉइज एसिस्टीज, यहाँ से आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा, ठीक। मूविंग नेक्स्ट, कुछ और नॉइज कंट्रोलिंग मेजर्स हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहले इज क्वाइटर टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी को कैसे एम्प्लॉय करते हैं टू कंट्रोल नॉइज। क्वाइटर टेक्नोलॉजी का सिंपली ये मतलब है, हम ऐसे मशीन्स बनाएंगे, हम ऐसी टेक्नोलॉजी लाएंगे जिसमें नॉइज जो है वो कम से कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल क्या आते हैं, आजकल ईवीज हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, वो नॉइज बिल्कुल ही कम होती है उनमें। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें नॉइज कम हो उसको हम बोलते हैं क्वाइटर टेक्नोलॉजी। इसी तरह साइलेंट जनरेटर्स हमारे पास होते हैं, तो ये भी, इससे भी नॉइज कंट्रोल होते हैं। इसी तरह डैम्पिंग एक मेथड है। डैम्पिंग मतलब होता है सिंपली, आपने कोई वॉशिंग मशीन होगी आपके घर में, तो वॉशिंग मशीन जो होती है उसका जो सोल होता है, उसका जो नीचे सोल होता है, दैट इज बेसिकली रबर का बना होता है, ठीक है, रबर। अच्छा, ये जो रबर होता है, रबर का बना होता है, तो वो रबर क्या करता है, वो वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करता है, वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर, जो वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट होती है, वाइब्रेशन जो साउंड क्रिएट होती है उसको एब्जॉर्ब करता है ताकि साउंड कम क्रिएट हो, ठीक। उसको हम बोलते हैं डैम्पिंग, ठीक। डैम्पिंग एम्प्लॉयज वाइब्रेशन डैम्पिंग मटेरियल्स यूज होते हैं जैसे कि रबर अंडर नॉइजी मशीनरी, ठीक, टू रिड्यूस द नॉइज प्रोडक्शन, एग्जांपल वॉशिंग मशीन। इसी तरह साइलेंसर्स होते हैं, साइलेंसर्स हम इंस्टॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल व्हीकल्स में हम जनरेटर्स में साइलेंसर्स का यूज करते हैं। प्लांट ट्री, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि मफलर्स का यूज करते हैं हम नॉइज को एब्जॉर्ब करने के लिए। इसी तरह हम साउंड एब्जॉर्बिंग वॉल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल है, ये है साउंड एब्जॉर्बिंग वॉल, पिक्चर में आप देख सकते हो, दिस इज अ साउंड एब्जॉर्बिंग वॉल, जिसमें साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज होता है कि साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए। ये बेसिकली हम लगाते हैं मोस्टली अलॉन्ग द हाईवेज, जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया या कोई सेंसिटिव एरिया हो पास में, वहाँ पर हम साउंड एब्जॉर्बिंग वॉल जो है वो लगा सकते हैं। इसी तरह वी हैव साउंड प्रूफिंग। साउंड प्रूफिंग मतलब कोई ऐसा मटेरियल यूज करना जिससे कि साउंड ब्लॉक हो जाए, जैसे स्टूडियोज होते हैं, ऑफिस होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, इनमें बेसिकली साउंड प्रूफिंग मटेरियल्स का यूज होता है, ओके। सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर, दैट वाज बेसिकली इट फॉर द लेक्चर। हमने इसमें एयर, वाटर और आपका नॉइज पोल्यूशन, ये वाला टॉपिक जो है कवर किया है। बाकी सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं, तो इसमें खाली एक टॉपिक बचता है आपका, दैट इज एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दूसरा फॉरेस्ट कवर। फर्स्ट कवर हम कवर, ये जो है ये वाला क्वेश्चन, ये टॉपिक ये हम पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं 5-10 मिनट का इस पर एक और वीडियो लाऊंगा, तो इसी के साथ आपका EVS का सिलेबस है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी वैल्यू आपकी नॉलेज आपकी प्रिपरेशन में ऐड हुआ है, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, ओके, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। और सेकंड थिंग, टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी बिल्कुल फ्री। अच्छा, कोई भी क्वेरी हो आप डायरेक्टली इस पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।